जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। साथियों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का मैट्रिक्स। इससे पहले हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्लास को खत्म किया है। सारे के सारे क्वेश्चन को बनाने का तरीका ऑब्जेक्टिव तरीके से बताया है। तो जाइए, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से जाकर उसको देखिए। उसका टेस्ट भी हो चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मैट्रिक्स यानी अवयव। समझिए कि मैट्रिक्स क्या है। जो आपका किताबी भाषा है उसका हम यहाँ पर डिफिनीशन लिखे हैं। हम आपको अपने तरफ से उसका डिफिनीशन बताएंगे। कोई भी इधर उधर की बात हम नहीं करेंगे, सीधा सीधा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे। जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है और जिस पर आपका क्वेश्चन बनता है, सीधे हम उस तरफ आपको लेके चलेंगे। पूरी डिटेल जानकारी भी हम आपको नहीं दे पाएंगे अभी। पूरा का पूरा ये कहा जाए तो ऑब्जेक्टिव बेस क्लास है ये। बस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाना है, बस इसी पर चर्चा करेंगे हम लोग। आइए शुरुआत करते हैं। जो इसका डिफिनीशन है वो आप समझिए। मैट्रिक्स यानी अवयव, अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को अवयव का अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं, ठीक है। अवयव क्या है? तो अवयव जो है आपका संख्याओं या फलनों का कोई भी फलन हो सकता है, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो या फिर आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो या फिर एक्सपोनेंशियल वैल्यू हो, कोई भी हो या फिर कोई कांस्टेंट हो, ठीक है। कोई भी आपका संख्या हो सकता है या कोई फलन हो सकता है। उसका एक क्रम विन्यास होता है। अब क्रम विन्यास क्या है वो आपको हम बताने वाले हैं अभी, ठीक है। तो उस क्रम विन्यास को हम लोग क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। और उस जितनी भी संख्याएं को हम लोग क्रम विन्यास में लेंगे, वो सारी की सारी संख्याएं या फलन उस अवयव का क्या कहलाएगा? प्रविष्टियां कहलाएगा, या फिर उसका अवयव कह सकते हैं या उसका सदस्य कह सकते हैं, ठीक है। ये कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। चलिए, तो ये तो हो गई अवयव की बातें। अब देखिए, अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। अवयव को जो हम लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा लिखते हैं, और उसके अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर द्वारा लिखा जाता है। अब आइए कि क्रम विन्यास क्या है ये आपको समझाते हैं। जैसे कुछ संख्या हम लेते हैं, समझिएगा, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। संख्या हम लेते हैं, मान लीजिए कि 1 2 3, तो इसको आप ये लिख सकते हैं 1 2 3, इस तरीके से लिखें। और यदि आप इसको इस ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, माने एक घर के अंदर डाल दिए इसको, ठीक है, 1 2 3 यहां लिखे और इसको एक घर के अंदर बंद कर दिए, तो एक प्रकार का ये विन्यास है, सजा हुआ है ना, एक विन्यास है। इसी को हम बोलेंगे अवयव यानी मैट्रिक्स, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे? अवयव बोलेंगे। और इसको सूचित करते हैं किससे? कैपिटल लेटर से। किससे सूचित करेंगे हम लोग? कैपिटल लेटर से। और इसके अवयव को सूचित करेंगे स्मॉल लेटर से। आगे हम बताएंगे अवयव को कैसे सूचित करते हैं। अब इसी 1 2 3 को एक और तरीके से सजा सकते हैं, 1 2 3 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो यह भी आपका जो है वो क्या है? अवयव ही होगा। मान लीजिए इसको बी कहते हैं हम लोग, b बराबर मान लीजिए ये है आपका, तो यह भी आपका एक अवयव ही है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 संख्या हो सकता है कि 2 ही संख्या का हो, मान लीजिए कि 3 और 5 आपके पास है। तो इसको यदि आप इस तरीके से सजा लिए, ये घर के अंदर इसको बंद कर दिए, तो यह आपका अवयव है। इसको एक और तरीके से सजा सकते हैं आप, मान लीजिए कि 3 5 को लिखना है, तो ऐसे लिख सकते हैं 3 5 को, ना लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं ना 3 5 को, तो यह भी आपका एक अवयव है। मान लीजिए ये d बराबर आपका हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि इससे ज्यादा संख्या आपको लेना है, यहां पर देखिएगा 1 2 3 और यहां पर हो गया आपका 4 5 6, ठीक है, 4 5 6। मान लीजिए e बराबर, तो यह भी आपका एक अवयव है। और कोई फंक्शन आपको लेना है, मान लीजिए कि त्रिकोणमितीय फलन ले रहे हैं, यहां लिखे sin x cos x माइनस sin x और फिर माइनस cos x, ठीक है। मान लीजिए यह है आपका, इसको ऐसे लिख दिए, यह भी आपका एक अवयव है। तो यदि आप संख्या को इस तरीके से सजा लेते हैं, आयताकार रूप में सजाना है। कैसे सजाना है? देखिए यहां पर लिखा हुआ होगा, आयताकार रूप में सजाना। आयताकार कहने का क्या मतलब है? कि उसकी लंबाई, ठीक है, जितनी उसकी लंबाई होगी तो सामने वाला भी उतना ही होगा, जितना उसका चौड़ाई होगा इसके ठीक सामने वाला भी उतना ही होना चाहिए। अर्थात देखिएगा, अब जो है इसमें क्या है, यहां देखिए इसमें 2 अवयव है, तो इधर भी 2 अवयव है। यहां आपको 2 अवयव दिख रहा है, तो इधर भी आपको 2 अवयव दिख रहा है। एक आयत के रूप में है ना, यदि आप इसको ऐसे करके मान लीजिए कि सजाते हैं, ऐसे करके देखिए तो एक आयत के रूप में बन रहा है। देखिए तो एक आयत के रूप में बन रहा है ना, तो यह आपका आयताकार होगा। यह देखिए एक आयत के रूप में बन रहा है ना, एक आयत के रूप में। देख लीजिए
एक आयत के रूप में बनना है, यह भी आपका एक आयत के रूप में ही बनना है। मान लीजिए कि इसको ऐसे करके हम यदि घुमाते हैं तो एक आयत के रूप में नहीं बन रहा है, देख लीजिएगा यह भी आपका एक आयत के रूप में बन रहा है ना। तो यहां भी देखिए यह भी आपका एक आयत के रूप में बन रहा होगा, यह भी आपका एक आयत के रूप में बन रहा होगा। कहने का अर्थ है कि जो संख्या आपको मिले या कोई फंक्शन आपको मिले, यदि उस फंक्शन को या संख्या को आप इस ऐसे क्रम में, ऐसे विन्यास में सजाए जो एक आयत बन जाए, ठीक है, एक आयत बन जाए, तो वह विन्यास जो है आपका क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है, यानी मैट्रिक्स कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको मैट्रिक्स समझ में आया होगा, ठीक है। अब उसके आगे की बात अब हम आपको बताने वाले हैं। आप यदि मैट्रिक्स को समझ चुके होंगे तो आगे की बात अब हम आपको बताएंगे, समझिएगा। ये जो मैट्रिक्स सब आपको दिख रहा है, इसमें आपको दो चीजें दिख रही है, देखिए, या तो क्षैतिज लाइन दिख रहा है या फिर ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइन दिख रहा है, ठीक है। आप कभी भोज खाए हैं, देखिए इसका उपयोग भी है। हम लोग आज नहीं इसको मैट्रिक्स के रूप में पढ़ रहे हैं, इसका बहुत पीछे से उपयोग होते आ रहा है। आप लोग देखिएगा कि भोज में जो है छोटे से जगह में हम लोग बहुत आदमी को एडजस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक छोटा सा ऐसा वर्गाकार जगह होता है, आपका ऐसा जगह होता है, इस टाइप का जगह होता है, तो आप क्या करते हैं कि ऐसे पंक्ति में आदमी को बैठाते हैं, फिर यहां से बैठाते हैं, फिर यहां से बैठाते हैं, फिर यहां से बैठाते हैं। और यदि ऐसे मान लीजिए तो इसमें ज्यादा आदमी एडजस्ट होता है ना। और यदि इन्हीं जगहों पर आप मान लीजिए कि एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, ऐसे करके मान लीजिए कि जिधर तिधर बैठा दीजिएगा तो कम आदमी एडजस्ट होगा, ठीक है। तो वो भोज खाने की पंक्ति में जो आदमी को हम लोग बैठाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं कि एक पंक्ति हुआ, दो पंक्ति हुआ, तीन पंक्ति हुआ ना, तो वो आपका पंक्ति होता है। और वह जो है आपका मैट्रिक्स पर ही आधारित होता है। और भी बहुत सारे जगह इसका प्रयोग है जो हम लोग पढ़ेंगे आराम से, बस अभी हम लोग काम की बात कर लेते हैं। देखिए, तो इसमें दो लाइनें आपको दिख रही होगी, एक ऐसे क्षैतिज और एक ऐसे ऊर्ध्वाधर। तो जो आपको क्षैतिज लाइन दिख रहा होगा, ऐसे सोया हुआ लाइन, उसको बोलते हैं हम लोग पंक्ति। क्या बोलते हैं उसको? पंक्ति, ठीक है, यानी उसको बोलते हैं हम लोग रॉ, पंक्ति या रॉ। तो अच्छा देखिए, ये जो आपका सोया हुआ है तो ये आपका पंक्ति है ना, ये आपका पंक्ति है, यानी इसको बोलेंगे रॉ। बात समझ में आ रहा है? ये आपका रॉ है। और ये देखिए ये आपका बिल्कुल खड़ा है ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्तंभ। क्या बोलते हैं इसको? स्तंभ, यानी कॉलम। इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम, ठीक है, स्तंभ। बात को समझिएगा, ये आपका रॉ है और ये आपका क्या है? कॉलम है, यानी स्तंभ है। अब आपको एक चीज समझ में आएगा कि एक ही मैट्रिक्स में आपको रॉ और कॉलम भी दिखेगा। जैसे देखिए, यदि इसको आप देखते हैं तो इसमें कै गो कॉलम आपको दिख रहा है? एक गो कॉलम है ऊपर से, देखिए ना, एक गो कॉलम है ना। यदि इसको पंक्ति वाइज बांटते हैं तो देखिए, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। तो बताइए कि इस अवयव में कितने रॉ और कितने कॉलम है, ठीक है, कितने रॉ है और कितने कॉलम है? तो आप कहिएगा कि इस अवयव में तीन गो आपका रॉ है और एगो आपका क्या है? कॉलम है, ठीक है, तीन गो रॉ है और एगो कॉलम है। अब अच्छा, इसमें आ जाइए, तो यहां आपको पता चलेगा, देखिएगा यहां आपको पता चलेगा कि देखिए कै गो पंक्ति है? एक पंक्ति, दो पंक्ति, माने पंक्ति इसमें दो गो है और स्तंभ कै गो है? एक स्तंभ, दो स्तंभ और तीन गो स्तंभ, ठीक है। तो इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि कै गो पंक्ति है, कै गो स्तंभ है, तो आप कहिएगा कि इसमें दो गो पंक्ति है, दो गो ऐसे पंक्ति है, स्तंभ जो है आपको एक, दो, तीन स्तंभ दिख रहा है, ठीक है। तो इन्हीं पंक्ति और स्तंभ को यदि आप गुना करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग अवयव की कोटि। क्या बोलते हैं उसको? अवयव की कोटि। क्या बोलते हैं उसको? अवयव की कोटि। चलिए, अब आपको पंक्ति और स्तंभ आसानी से समझ में आया होगा कि कौन पंक्ति है और कौन स्तंभ है। एक बार और देख लीजिए, जो ऐसे क्षैतिज है उसको पंक्ति कहेंगे और जो ऐसे खड़ा है उसको क्या कहेंगे आप लोग? स्तंभ कहेंगे। पंक्ति बोले तो रॉ और स्तंभ बोले तो कॉलम। चलिए, तो अब आप ही बताइए कि ये जो मैट्रिक्स हम यहां लिखे हैं इसमें कितने पंक्ति हैं? तो आप कहिएगा कि देखिए, एक पंक्ति, दो पंक्ति, पंक्ति नंबर एक और पंक्ति नंबर दो। अब यदि आपसे पूछे कि इसमें कॉलम कितना है, तो देखिए, एक कॉलम, दो कॉलम और यह है आपका तीन कॉलम। कितना कॉलम है इसमें? तीन कॉलम है। तो आपको बता दें कि इसमें पंक्ति को, ठीक है, पंक्ति को हम लोग एम से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एम से। और स्तंभ को, और इसमें स्तंभ को हम लोग एन से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एन से। तब देखिए, जब पंक्ति को एम से लिखेंगे और स्तंभ को एन से लिखेंगे, तब जो होगा किसी भी मैट्रिक्स की जो कोटि होगी, कोटि, कोटि, ठीक है, ये देखिए कोटि। कोटि क्या होता है? तो पंक्ति और स्तंभ के गुणनफल को कोटि कहेंगे, ठीक है।
पंक्ति और स्तंभ के गुणनफल को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो यहां पर हो जाएगा आपका m गुने n, जहां m पंक्ति होगा और n जो होगा वो क्या होगा? स्तंभ होगा। तो अब आपको सभी मैट्रिक्स की कोटि आसानी से पता चल गया होगा। ठीक है, देखिए अब हम आपसे पूछे कि दिए गए जो मैट्रिक्स है, जो अवयव है, इसकी कोटि क्या है? तो देखिए इसमें आपको 2 गो पंक्ति दिख रहा है, 3 गो स्तंभ दिख रहा है। देखिए पंक्ति है आपका 2 गो, m का मान है इसमें 2, पंक्ति है 2 गो, स्तंभ कै गो है? स्तंभ है 3 गो। तो ये जो आपका होगा इसका कोटि होगा कितना? 2 गुने 3। इसका कोटि कितना होगा? 2 गुने 3। और देखिए अब आप इस बात को समझिए कि कोटि को यदि आप आपस में गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 6। तो जब कोटि को गुना कीजिएगा तो उसके अवयव पता चल जाएगा आपको कि उसमें कुल कितना अवयव है। बात को समझ रहे हैं? जब आप मैट्रिक्स के कोटि को गुना कर दीजिएगा आपस में तो उसके अवयव आपको पता चल जाएंगे कि उस मैट्रिक्स में कुल कितने अवयव हैं। या आपको यदि कोटि दे दिया जाए, कभी कभी सवाल में ऐसा करता है कि कोटि आपको दे देगा तो पूछेगा कि मैट्रिक्स में कुल कितने अवयव थे, तो आप आसानी से बता सकते हैं। बस दोनों जो कोटि का मान दिया गया है m और n का मान, दोनों को आपस में गुना कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कुल कितने अवयव हैं। ठीक है साथियों, देखिए अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इसकी कोटि क्या है। देखिए इसका कोटि क्या होगा? तो बहुत ही आसान है आपके लिए, समझिए। इसमें देखिए पंक्ति कै गो है? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। ठीक है, पंक्ति 3 गो है, स्तंभ तो 1 गो है ना, तो इसका कोटि हो जाएगा आपका 3 गुना 1। ठीक है, चलिए अब इधर देखिए इसका कोटि कितना होगा समझिए आप लोग। इसका कोटि समझिएगा। देखिए इसमें क्या है? इसमें पंक्ति तो 1 गो है, 1 गो पंक्तियां, स्तंभ कै गो है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 3 गो स्तंभ है। तो इसका जो कोटि होगा आपका, पंक्ति 1 गो है तो पहले पंक्ति को लिखते हैं हम लोग और उसके बाद स्तंभ को लिखते हैं, तो स्तंभ 3 गो है तो 1 गुने 3 इसका कोटि हो जाएगा। अब यहां देखिएगा इसका कोटि आसानी से आप बता सकते हैं। देखिए इसका यदि कोटि आपसे पूछा जाए तो इसका कोटि क्या होगा? देखिएगा इसका कोटि देखिए इसमें कै गो पंक्ति है? 1 आ 1 2 गो पंक्ति, स्तंभ कै गो है? 1 गो और 1 गो 2 गो, स्तंभ 2 गो, कोटि 2 गो, यानी ये हो जाएगा आपका 2 गुना 2। ठीक है, यहाँ ये इसमें बताइए, देखिए इसमें पंक्ति भी 1 गो है, स्तंभ भी 1 गो है, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा? इसका कोटि हो जाएगा आपका 1 गुने 1 ना, 1 गुने 1, यानी 1 पंक्ति है और 1 स्तंभ है इसमें। यहाँ ये इसमें समझिए आप कि इसमें क्या है। देखिए इसमें भी वही बात है कि ये 2 पंक्ति हो गया आपका और 2 स्तंभ हो गया, तो इसका कोटि आपका हो जाएगा, इसका कोटि आपका कितना हो जाएगा? 2 गुने 2। ठीक है साथियों, 2 गुने 2। अब समझिए इसी के आधार पर अवयव का जो है नामकरण भी किया गया है, यानी उसका प्रकार भी बनाया गया है। ठीक है, देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिख रहा है? यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको स्तंभ दिख रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ। देखिए 1 गो स्तंभ है ना, तो इसको हम कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? कहेंगे हम लोग स्तंभ अवयव। क्यों कहेंगे स्तंभ अवयव? क्योंकि इसमें स्तंभ सिर्फ 1 ही है और इसका जो है पंक्ति 2-3 है, लेकिन केवल स्तंभ 1 ही है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग स्तंभ अवयव। क्या बोलेंगे इसको? स्तंभ अवयव। आपसे प्रश्न कभी कभी पूछता है कि वैसा अवयव जिसमें सिर्फ 1 स्तंभ हो क्या कहलाएगा? तो स्तंभ अवयव कहलाएगा। अब बताइए कि जब ये स्तंभ अवयव है तो ये आपका क्या कहलाएगा? क्योंकि इसमें 1 गो पंक्ति है तो इसको पंक्ति अवयव कहेंगे ना, कहेंगे इसको कहेंगे पंक्ति अवयव, इसको कहेंगे पंक्ति अवयव। निश्चित रूप से कह सकते हैं जब 1 स्तंभ है तो इसका नाम पड़ गया स्तंभ अवयव, तो यहां पर भी तो 1 गो इसका पंक्ति है ना, तो इसको क्या कह सकते हैं आप? पंक्ति अवयव। अच्छा एक चीज आप बताइए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यहां पर इसका पंक्ति 2 गो है और स्तंभ भी 2 गो है ना, जितना पंक्ति है उतना ही स्तंभ है। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जब पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो जाए, ठीक है, जब पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो जाए तो देखिए ये वर्गाकार नहीं हो गया, जितना इसमें देखिए जितना लंबाई उतना ही चौड़ाई ना, माने लंबाई में भी 2 गो अवयव, चौड़ाई में भी 2 गो अवयव ना, तो जो वर्ग का डिफिनीशन है यही ना है, जिसके चारों भुज आपस में बराबर हो। तो इसका नहीं चारों भुज आपस में बराबर हो गया, 2 गो एन हो 2 गो एन हो 2 गो एन, माने 2 गो सभी जगह अवयव है, तो इसको हम लोग कहेंगे वर्ग अवयव। क्या कहेंगे इसको? वर्ग अवयव। बातें समझ में आ रही होगी आपको? वर्ग अवयव। अब वर्ग अवयव में कंडीशन क्या है?
कि दोनों मान बराबर है, m का मान भी और n का मान भी बराबर है ना। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि कोई भी आपका मैट्रिक्स aij के रूप में होगा, aij क्या है हम आपको बताते हैं, aij के रूप में है, और यदि वह वर्ग अवयव है तो उसका जो है वर्ग अवयव है तो mn का मान कितना होगा, तो क्या हो जाएगा m बराबर n। आप देख लीजिए ना, अभी आपको जस्ट पता चला ना कि जितना पंक्ति होगा उतना ही स्तंभ होगा, तो उसको वर्ग अवयव कहेंगे। वर्ग अवयव में दोनों बराबर होता है, पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होता है, बराबर होता है। जैसे 2 गुने 2 वर्ग अवयव है, यदि उसका कोटि है 1 गुने 1 तैयो वर्ग अवयव है, कोटि है 3 गुने 3 तैयो वर्ग अवयव है। अच्छा देखिए, तो ये क्या होगा आपका, यह भी तो वर्ग अवयव होगा ना, क्योंकि इसमें भी आपका जो है क्या है 1 गुने 1 अवयव है ना, तो इसको आप वर्ग अवयव कह सकते हैं, या फिर इसको एक अवयव है तो एक अवयव वाला भी कह सकते हैं ना, एक एक है ना। चलिए, तो वर्ग अवयव आपको समझ में आ गया होगा। वर्ग अवयव क्या होता है, जिसमें स्तंभ और पंक्ति जो होता है दोनों बराबर होता है, उसे हम लोग वर्ग अवयव कहते हैं। अगला चलिएगा, ये भी आपका वर्ग अवयव होगा, क्योंकि इसमें 2 गो स्तंभ है और 2 गो क्या है, पंक्ति है। तो कुल मिलाकर जो है हम लोग इस आधार पर, स्तंभ और पंक्ति के आधार पर या लिखावट के आधार पर अवयव को जो है अलग अलग तरीके से बांटते हैं। ठीक है, तो हम कुछ जानेंगे अवयव के बारे में। अब थोड़ा सा उसके अवयव के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अवयव की कोटि वगैरह तो आपको समझ में आ गया, अब उसके अवयव के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, अब इसके अवयव को जो है हम लोग स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं। स्मॉल लेटर से कैसे सूचित करते हैं समझिए। अच्छा पहले बताइए कि ये 5 जो है क्या है, समझिएगा। पहली पंक्ति का पहला स्तंभ ना, देखिए ना ये क्या है, यहां पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे A11, समझिएगा A11। इसके अवयव को जो हम लोग सूचित करते हैं क्या, स्मॉल aij, जहां पर i जो है आपका पंक्ति को दिखाता है, i पंक्ति को दिखाता है, और j जो है उसके स्तंभ को दिखाता है। j किसको दिखाता है, स्तंभ को दिखाता है। फिर से समझिएगा, यहां पर जो अवयव लिखा हुआ होता है उस अवयव को हम लोग स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं, जैसे स्मॉल aij, जहां पर i जो होता है आपका पंक्ति को दिखाता है और j जो होता है उसके स्तंभ को दिखाता है। तो अब बताइए कि यहां पर 3 जो आपको दिख रहा है, ये 3 कहां पर है, तब पहली पंक्ति के पहले स्तंभ में है 3, तो इसको क्या कहेंगे A11, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ। अच्छा ये क्या है, पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ में, तो इसको क्या कहेंगे A12, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है। ये क्या है, देखिए ना, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ में है, तो इसको क्या कहेंगे A13। बात समझ में आ रहा है, A13। अब समझिए, हम इसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि इसका स्थान कहां पर है। इसका स्थान तो देखिए ये क्या है, समझिएगा, पंक्ति पहले खोजिएगा, तो तीसरा पंक्ति है, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, तो तीसरा पंक्ति का पहला स्तंभ, तो देखिए तीसरा पंक्ति का पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति का पहला स्तंभ। बात समझ में आ रहा है, तो इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है ना, उसके अवयव को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब आपसे प्रश्न है हमारा, सुनिएगा, कि आपको बताना है A22 का मान कहां पर है। A22, A22 कभी मत बोलिएगा, ठीक है, A22 नहीं बोलिएगा, ऐसे बोलिएगा A22। कहने का मतलब है कि दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ कहां है, तो देखिए ये आपका दूसरी पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ है, तो देखिए ऐसे गया, जहां पर काटा वहीं पर अवयव जो होगा वही इसका मान होगा, तो इसका मान कितना होगा 11 के बराबर। अब हम आपसे पूछते हैं A32, समझिए क्या है, तीसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ ना, देखिए तीसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ, देखिए तीसरा पंक्ति कहां है, ये तीसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ कहां पर काट रहा है, यहां पर ना, यानी ये होगा आपका तीसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि अब आप इसको भी आसानी से पहचान लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में देखिए हम आपको बताए हैं कि मुख्य फोकस हमारा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने कैसे, कहां से क्वेश्चन आपको पूछेगा, इन सारी जानकारी को हम आपको देने वाले हैं। अलग की कुछ भी बातें नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए ही बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए कुछ और बात करते हैं। अभी हम लोग कुछ अवयव के बारे में पढ़ लिए हैं, जैसे पंक्ति अवयव हो गया, स्तंभ अवयव हो गया और आपका वर्ग अवयव हो गया। ठीक है, और ये कुछ अवयव आपका बच गए हैं जिनके बारे में अभी आपको बताते हैं। पंक्ति अवयव के बारे में तो आपको बता दिए कि जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति होगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति होगा पंक्ति अवयव, जिसमें सिर्फ एक स्तंभ होगा स्तंभ अवयव, जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होगा वो आपका वर्ग अवयव। अब विकर्ण अवयव क्या है, जिसमें सिर्फ विकर्ण हो, ठीक है ना, जिसमें आपका विकर्ण का अवयव रहे बाकी सभी अवयव 0 हो,
विकर्ण का अवयव हो और बाकी सभी अवयव क्या हो आपका 0 हो। जैसे समझिएगा गौर से, मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है आपका 1002। देखिए इसमें विकर्ण में आपको अवयव दिख रहा है ना, विकर्ण के अलावा बाकी सभी अवयव आपका क्या है 0 है, तो इसको बोलेंगे हम लोग विकर्ण अवयव। जैसे मान लीजिए कि यदि 3 गुने 3 कोटि का कोई मैट्रिक्स लेते हैं तो यहां देख लीजिएगा 3 0 0 0 5 7 0 5 0 0 0 7, ठीक है। यहां देखिए दिख रहा है आपको, विकर्ण में अवयव है, बाकी सभी अवयव क्या है आपका 0 है, तो इसको बोलेंगे हम लोग विकर्ण अवयव, ठीक है। विकर्ण अवयव आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज आप देखिए कि ये इसका स्थान यदि आप देखते हैं, गौर कीजिएगा, तो इसका स्थान है आपका A11 और इसका स्थान क्या होगा तो A22। तो यहां पर आपको एक चीज दिख रहा होगा कि जो सेम वाला स्थान है वहां अवयव है और बाकी स्थान पर अवयव क्या है आपका 0 के बराबर है। तो यहां पर आप यदि एक चीज इसको कह दे कि यदि मान लेते हैं इसको A बराबर, तो A बराबर 0 होगा कहां पर, जहां पर I बराबर J नहीं है। समझिएगा A बराबर 0 होगा कहां पर, जहां पर I और J का मान बराबर नहीं है। देखिए यहां I और J का मान बराबर है तो यहां अवयव आपको दिख रहा है, यहां भी अवयव दिख रहा है, यहां भी अवयव दिख रहा है, लेकिन यहां I और J का मान बराबर नहीं होगा। इसका यदि स्थान देखेगा तो क्या होगा A12, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है तो यहां पर 0 है। फिर यहां देखिएगा तो क्या होगा A21, देखिए यहां पर भी आपका 0 है। तो यही बात यहां पर कहा जा रहा है कि A का मान 0 के बराबर होगा कब, जब I और J का मान बराबर नहीं होगा तब। देखिए I और J का मान बराबर नहीं है तो 0 के बराबर है, I और J का मान बराबर नहीं है तो 0 के बराबर है। तो यदि ऐसा कंडीशन आ जाए तो आप यहां से भी समझ सकते हैं, आपको ये शॉर्ट में समझाया जा सकता है। यह सवाल पूछ देगा कि I और J का मान बराबर नहीं होने पर यदि किसी मैट्रिक्स का मान 0 के बराबर आ रहा है तो आपको समझना है कि वह कौन सा मैट्रिक्स होगा आपका, यानी विकर्ण अवयव होगा। ठीक है साथियों, चलिए उसके बाद है आपका अदिश अवयव। ठीक है, अदिश अवयव में क्या होता है, वह भी आपका एक विकर्ण अवयव ही होता है। ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है समझिएगा। जैसे इसमें विकर्ण का मान जो है देखिए 3 5 7 अलग अलग है ना, अलग अलग है, लेकिन वहां पर अदिश अवयव में विकर्ण का जो मान होगा कोई इक्के गो संख्या रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझिएगा, यहां पर मान लीजिए 3 0 0 3, विकर्ण का अवयव हमेशा समान होगा, विकर्ण का अवयव हमेशा समान होना चाहिए। समझिएगा ठीक से, मान लीजिए कि यदि √5 से शुरुआत किए 0 0 0 √5 फिर 0 0 0 √5। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि विकर्ण का अवयव यदि कोई एक ही संख्या हो, यानी विकर्ण के अवयव में यदि समान संख्या हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अदिश अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे, अदिश अवयव। और तत्समक अवयव क्या है समझिएगा, तत्समक अवयव भी एक प्रकार का विकर्ण अवयव ही है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि जो विकर्ण का अवयव होगा वह सिर्फ एक होगा, 1। ठीक है, इसमें देखिए तीनों विकर्ण अवयव ही हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग कंडीशन है। इसमें क्या है कि संख्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन विकर्ण का संख्या होना चाहिए। इसमें क्या है कि कोई एक वो संख्या आएगा, जैसे 3 है तो सब जगह 3 होगा, 5 है तो सब जगह 5 होगा, 7 है तो सब जगह 7 होगा, तो ये आपका विकर्ण अवयव में आएगा। लेकिन यदि आपको तत्समक अवयव देखना है तो इसमें जो विकर्ण का मान होगा वह सिर्फ 1 होगा, ONE1। जैसे देखिए 1 0 0 1। ठीक है, यदि 3 गुने 3 कोटि का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 0 1 0 और फिर 0 0 1। देखिए यहां पर विकर्ण में जो आपको अवयव दिख रहा है वो सिर्फ एक ही है, एक है। ठीक है, तो इस अवयव को हम लोग क्या कहेंगे, तत्समक अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे, तत्समक अवयव। और तत्समक अवयव को हम लोग I से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, I से। याद रखिएगा, तत्समक अवयव को किससे सूचित करते हैं, I से। अब समझिए कि शून्य अवयव क्या है, जिसका सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव 0 होगा, शून्य अवयव। सभी अवयव 0 होगा तो उसको शून्य अवयव कहेंगे, 0 अवयव कहेंगे। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है, हाँ याद रखिए कि जब भी विकर्ण अवयव होगा तो वह वर्ग अवयव ही होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। यह बात आपको हमेशा याद रखना है कि जितने भी विकर्ण अवयव हैं सबके सब वर्ग अवयव होंगे। तो आपसे एक और सवाल पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, कि सभी तत्समक अवयव विकर्ण अवयव हैं। समझिएगा, सभी तत्समक अवयव विकर्ण अवयव होंगे। तो आप गौर करके देखिए कि
कि जितना भी ऐसा लिखा हुआ होगा सब विकर्ण अवयव होगा। देखिए समझ के देखिए ठीक तरीके से, हाँ जितना भी ऐसा लिखा हुआ है सब विकर्ण अवयव है, लेकिन जितना भी विकर्ण अवयव है सब तत्समक नहीं होगा, क्योंकि तत्समक होने के लिए कंडीशन लागू हो गया क्या, कि वहां केवल 1 1 1 ही होना चाहिए विकर्ण में। अब विकर्ण अवयव होने के लिए कोई भी संख्या रहेगा तो कोई बात नहीं है। मत समझ में आ रहा है? तो यही बात यहां पर लिखा हुआ है। फिर आपसे यह कहेगा कि क्या अदिश अवयव, सभी अदिश अवयव विकर्ण अवयव हैं? तो हैं, लेकिन सभी विकर्ण अवयव जो है आपका अदिश अवयव नहीं होंगे, क्योंकि अदिश अवयव होने के लिए कंडीशन लागू हो गया कि वहां विकर्ण के रूप में जो अवयव होगा वह सभी अवयव कोई एक ही संख्या होगा, जैसे 3 3 3 5 5 5 यही होगा। बात समझ में आ गया? तो लगभग हमने सभी अवयव को देखा, जितनी हमें जरूरत है ऑब्जेक्टिव के लिए लगभग सभी अवयव को देखे हैं। तो अब हम आपको क्वेश्चन देने वाले हैं जिसके आधार पर आपको अवयव भी पहचानना है और उसके बाद उसका स्थान का नामकरण भी करना है और आपको बताना है कि उसमें कितने अवयव होंगे, उसकी कोटि कितनी होगी। ठीक है साथियों, तो आइए 5 क्वेश्चन आपके लिए होगा, पांचों क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग और आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा साथियों। चलिए शुरुआत करते हैं, पांचों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब 5 क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है आपका, समझिएगा इसको कि 1 से 4 तक जो आपका प्रश्न है, ठीक है, यहां पर दिख रहा होगा आपको, ये चौथा प्रश्न आपका है, ठीक है ना। 1 से 4 तक जो आपका प्रश्न है उसमें आपको क्या क्या बताना है, निम्नलिखित अवयव कौन सा अवयव है आपको बताना है कि वह कौन सा अवयव है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है उसकी कोटि क्या है और उसके अवयवों की संख्या भी कितना, मतलब बताना है कि अवयवों की संख्या कितनी है। ये आपको 4 तक, 1 से लेकर 4 तक जो अवयव है इसके बारे में आपको बताना है। पांचवा जो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर एक अवयव दिया गया है तो निम्न का मान ज्ञात करना है। A32 का मान क्या होगा ये आपको बताना है, A31 का मान क्या होगा ये बताना है, A22 का मान क्या होगा और फिर A32 का मान क्या होगा, ये सारे मान को बताना है और सारे क्वेश्चन को बनाकर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और अवयव के प्रश्न को ऑब्जेक्टिव तरीके से और भी जो प्रश्न आते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे इस पर विचार करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।